जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। 2 का लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेन का वीडियो ऑलरेडी बना दिया, जिसमें मैंने आपको पूरे अच्छी तरह से चैप्टर को पढ़ाया है। इसके बाद मैंने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी डाला हुआ है और शॉर्ट क्वेश्चन भी डाला हुआ है बच्चों। यानी पूरा आपको मेरा जो इस चैप्टर पे एनालिसिस है, पूरा एनालिसिस आप लोगों को हमारे इस चैनल पर मिलने वाला है बच्चों, जिसमें आपको एक्सप्लेन मिल जाएगा। चैप्टर को मैंने पूरा डीपली बारीकी से पढ़ाया है। उसकी हर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सबको मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने एक वीडियो बना के ऑलरेडी डाला हुआ है बच्चों। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने डाले हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद एक वीडियो मैंने सब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन का बनाया है बच्चों, जो इसके पहले मैंने डाला है, जिसमें लगभग वही 20 से 25 क्वेश्चन के भी शॉर्ट क्वेश्चन है और वो भी सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। मैंने सभी क्वेश्चन के सामने ईयर वाइज मेंशन कर दिया कि कौन से ईयर में वह क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। तो अगर आपको आर्ट्स ग्रुप या साइंस ग्रुप क्लास 10 का डीपली अध्ययन करना है, तैयारी करना है, तो हमारे चैनल से जुड़िए और हर एक वीडियो को मैं आपको बारीकी के साथ समझाऊंगा और उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं और इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा लगभग 100% उम्मीद है। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसकी तैयारी के लिए बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल में जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना बच्चों। ये आपके सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने से हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं और हम लोग और भी बेहतर तरीके से वीडियो बनाने की प्रेरणा हमारे अंदर आती है। तो फटाफट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, अब समय को ना गवाते हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन कहा गया, ये क्वेश्चन देख लीजिए, 2014 में ऑलरेडी पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये जो चैप्टर 2 है ना, ये चैप्टर 2 क्लास 10 के सिविक्स का जान है और इससे ही मतलब मेरे अंदाज से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। एकदम 100% क्वेश्चन इससे 10 से 12 नंबर का आएगा ही। एक चैप्टर की तैयारी करिए, 10 नंबर लगभग आपको आना ही है। तो इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से देख लीजिए बच्चों। ठीक है, तो हम लोग चलिए अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान की विशेषता का वर्णन करें। यानी भारत के संविधान में कौन सी बातें कही गई है या भारत के संविधान की क्या विशेषता है, इन सब चीजों को हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिए, भारतीय, अब यह हेडिंग लिख दीजिएगा कि भारतीय संविधान की निम्न विशेषता है। मैंने वो नहीं लिखा है, टाइप करने में समय लग जाता है, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया, नहीं लिखा है। ठीक है बच्चों, तो भारतीय संविधान की जो पहली विशेषता है, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। विश्व में बहुत सारे जगह पहला संविधान आपको अमेरिका का बना है, लेकिन सबसे लंबा और विशाल संविधान भारत का संविधान है। तो भारत के संविधान की पहली विशेषता है कि यह विश्व का यानी दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। ठीक है बच्चों, दूसरा विशेषता है कि भारत एक संघीय राज्य है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार की शक्ति है वो केंद्र और राज्य के बीच बांट दी गई है। आपको पहले ही बता देते हैं, जिस देश में सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच हो जाता है वो संघीय सरकार कहलाती है वहां। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, वो संघीय सरकार कहलाती है। और हम लोग जान रहे हैं कि भारत में जो सत्ता है उसका बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच कर दिया गया। आप लोग को मालूम है पीएम और सीएम दोनों होते हैं, पीएम केंद्र के लिए और सीएम राज्य के लिए, प्रधानमंत्री केंद्र के लिए और मुख्यमंत्री राज्य के लिए। और प्रधानमंत्री की शक्तियां अलग है, मुख्यमंत्री की शक्तियां अलग है। तो निश्चित तौर पर शक्ति का बंटवारा कर दिया गया है। और जब शक्ति का बंटवारा कर दिया गया है तो भारतीय संविधान को कैसा राज्य बनाया गया है बच्चों, एक संघीय राज्य बनाया गया है। यानी भारत के संविधान में भारत को एक संघीय राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ये अधिकार नहीं लिखते हैं इस पॉइंट में, ये अधिकार का वर्णन नहीं भी करते तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। मैंने इसलिए लिख दिया ये, ताकि अगर कहीं आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया, नाम लिखे
ठीक है, अगर आप ये लिख देते तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि आप सिर्फ तीसरे पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं कि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रदान, या संविधान भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यानी भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार, यानी सभी नागरिक समान है। स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिक स्वतंत्र है व्यापार करने के लिए, कहीं भी निवास करने के लिए, देश के किसी हिस्से में आने जाने के लिए सभी नागरिक स्वतंत्र है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी सभी नागरिकों को शोषण और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार प्रदान किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार दिया गया, सब अपने अपने कल्चर को मान सकते हैं, सब अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और संवैधानिक उपचार का भी अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है कि अगर संविधान में कुछ गड़बड़ी है तो वह उसके प्रति आवाज उठा के उसमें सुधार करने की बात भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यानी भारतीय संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। सिर्फ आप जो है इतना दूरी लिख दीजिएगा तो आप तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। 6 मौलिक अधिकार क्या है, इसको आप अगले क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं या भी नोट कर लीजिए। परीक्षा में अगर आपको याद ना हो तो लिख दीजिएगा कि भारत का संविधान भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। उसके अलावा एक विशेषता यह भी है कि संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य भी बताता है। संविधान भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य को भी बताता है। जैसे हम लोगों को संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति यानी सरकारी संपत्ति का देख रेख करना चाहिए। ये सारे चीज जो है संविधान हम लोगों को प्रदान करता है। ठीक है, संविधान हम लोगों को ये सारी सुविधा प्रदान करता है, ये सारे कर्तव्य का निर्धारण करता है कि भारत के नागरिकों को क्या क्या करना चाहिए। यानी भारत के नागरिकों को संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य है। सिर्फ हम भारतीय हैं इतना ही हमारे लिए काफी नहीं है। भारतीय होने के नाते हम लोगों का ये कुछ कर्तव्य है। और हमारा कर्तव्य क्या है ये बात हम लोगों को कौन बताता है? हमारा संविधान बताता है। तो आप इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं, जैसे संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो हम लोग चौथा पॉइंट में लिख सकते हैं कि संविधान भारत के नागरिकों को उसके मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। ये चौथा पॉइंट लिख दीजिएगा तो ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उस तरह भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं और कहता आ रहा हूं कि आपको मेरी बातों को समझना है, बट लिखना आपको अपनी भाषा में है। मैं जो समझा रहा हूं उसको समझिए, बट लिखिए उसको अपनी भाषा में। ठीक है बच्चों, अब 5वां नंबर क्या कह रहा है भारतीय संविधान के बारे में? देखिए 5वें नंबर में बताया गया है कि भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि हमारे संविधान में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। यानी संविधान और कानूनों की व्याख्या, संविधान में कानून की व्याख्या की गई है। संविधान एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का वर्णन करता है। यानी भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का वर्णन है। और उस भारतीय संविधान जो है हमारे कानूनों की व्याख्या करता है, नागरिक के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार होगी, इन सब चीजों का जिक्र भारत के संविधान में है। और इसके लिए भारत के संविधान में क्या बनाया गया है? एक न्यायपालिका बनाई गई है जो कि स्वतंत्र है, निष्पक्ष। एक न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ये न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, जिसमें कानून की व्याख्या की गई है और नागरिक के अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करता है। यानी न्यायपालिका हम लोगों को यह समझाता है कि हमारे अधिकार क्या है, ठीक है, और हमें कौन कौन से कानूनी अधिकार प्राप्त है, या कानून की व्याख्या, हमें कानून क्या है, कौन सा कानून कैसे बना है, इन सब चीज के बारे में हमें न्यायपालिका समझाता है, जिसके अंतर्गत वकील और जज आते हैं। ठीक है बच्चों, और भारत का संविधान न तो कठोर है न बहुत लचीला। भारत का संविधान ऐसा नहीं कि पूरा कठोर है, जी नहीं, और न बहुत लचीला है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप कर लीजिए, उसको भारत के संविधान में कोई महत्व नहीं दिया गया है, आप कुछ भी कर सकते हैं, जी नहीं। वो लचीला भी नहीं है तो ज्यादा कड़ा भी नहीं है। जैसे कि कहीं कहीं हम लोग संविधान में संशोधन करना आसान है, कुछ जगह में ऐसा है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, संविधान में कुछ कमी लग रहा है तो हम उसका सुधार कर सकते हैं। बट कुछ जगहों पर संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
यानी कहीं कहीं हम लोग संविधान में संशोधन इजीली कर सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि संविधान लचीला है। और कहीं कहीं ये भी जिक्र है कि संविधान में संशोधन करना आसान नहीं है, जो बताता है कि संविधान कठोर है। यानी भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों बताया गया है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे वह शिक्षा, जाति, धर्म या लिंग कुछ भी। 18 वर्ष से भारत के संविधान में यह भी जिक्र है कि भारत में जिन लोगों का उम्र 18 वर्ष हो गया, जो एडल्ट हो गए, जो वयस्क हो गए हैं, वह चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कितना भी पढ़े लिखे हो, उनको वोट देने का अधिकार है। हर नागरिक जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा या लिंग के हो, वो वोट दे सकते हैं। इसके अलावा भारत के संविधान में एकल नागरिकता का भी जिक्र है बच्चों। एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि हम सभी, आप देखिए एग्जाम में जब भी पॉइंट पूछे ना, तो आप यही तक लिख दीजिएगा सबसे अच्छा, भारतीय संविधान की विशेषता में लिख दीजिएगा भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, ये बात के संविधान में जिक्र किया गया। अब एकल नागरिकता क्या है उसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि हम सब भारतीय हैं, यानी हम सब भारत के नागरिक। देखिए जैसे मैं बिहार से हूँ, तो मेरी नागरिकता भारतीय है, मैं बिहार से रहूं या बंगाल से रहूं। ठीक है, ये नहीं कहूंगा कि मैं बिहारी, मेरी नागरिकता बिहारी नहीं, हम सबका सिटीजनशिप इंडियन ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए आपकी नागरिकता क्या है, आप किसी भी राज्य में रहिए, किसी भी क्षेत्र में रहिए, आपको बोलना होगा कि मैं भारतीय हूँ। यानी हमारी नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता है। चाहे हम किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो, हम सब जो है इंडियन है, हम सब जो है भारतीय है, हमारी नागरिकता जो है भारतीय है। डेट इज हम लोगों में एकल नागरिकता है। ये क्लियर हो गया बच्चों? तो आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि भारत का संविधान हम लोगों को कौन कौन सी विशेषताओं के बारे में बताता है, या भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, ये हम लोगों को कौन कौन सी चीजों की सुविधाएं या जानकारी देता है, कौन कौन से अधिकार देता है, कौन कौन से कर्तव्य बताता है। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में पूछा गया है, ग्राम पंचायत के संगठन और कार्य को लिखिए। यानी ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है और इसका कार्य क्या है। देखिए बिहार में ग्राम पंचायत का संगठन जो है वह बिहार राज्य अधिनियम 2006 की प्रावधान के अनुसार किया जाता है। ये 2006 में जो प्रावधान आया था, इसमें 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई थी। तो बिहार में जो बिहार राज्य अधिनियम 2006 है, उस बिहार राज्य अधिनियम 2006 के अनुसार बिहार में पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया है। ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि कम से कम 7,000 की आबादी में एक ग्राम पंचायत बनेगा। एक ग्राम पंचायत के लिए कम से कम कितनी आबादी होनी चाहिए? कम से कम 7,000। 7,000 से ऊपर वाले भी ग्राम पंचायत बन सकता है, लेकिन कम से कम 7,000 की आबादी में एक ग्राम पंचायत बनेगा। और ग्राम पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाएगा, और एक वार्ड की आबादी कम से कम 500 होनी जरूरी है। ग्राम पंचायत के संगठन के लिए 7,000 की आबादी में एक पंचायत बनती है, और उन पंचायतों को वार्ड में बांटा जाता है, और प्रत्येक वार्ड की आबादी कम से कम 500 होनी जरूरी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वह मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, और मुखिया का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यानी 5 वर्ष के बाद फिर से चुनाव होगा, फिर से मुखिया हमारा चेंज होगा, या फिर वही रहे, जो जैसा काम करेगा उसके अनुसार हम लोग उसको वोट देंगे। प्रत्येक वार्ड से एक वार्ड सदस्य चुना जाता है, वार्ड मेंबर। जैसे आपका 500 की आबादी में हो ना, अगर 7,000 पॉपुलेशन है, 500 की आबादी में एक वार्ड बना, तो 7,000 से 500 को भागा दे दिए, टोटल 14 वार्ड बन गए। 14 वार्ड से एक एक वार्ड सदस्य को चुनेंगे, कहीं 14 होता है, कहीं 15 होता है, कहीं कम से कम 14 होगा, उसका 15, 20, 30 तक चल जाता है, 15 से 20 तक जाता है। ठीक है बच्चों, तो प्रत्येक वार्ड में एक एक सदस्य चुना जाता है। ठीक है, तो जैसे मुखिया का कार्यकाल 5 वर्षों का हो गया, तो वार्ड सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। ठीक है, वार्ड सदस्य और मुखिया का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। यानी चाहे वार्ड मेंबर हो चाहे मुखिया हो, इन दोनों का चुनाव जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी स्त्री और पुरुष, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग के हो, उनको वोटिंग करने के द्वारा होता है। यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग वोट देकर वार्ड सदस्य और मुखिया का चुनाव करते हैं। और प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक अपना सचिव होता है,
पंचायत सचिव होता है, और पंचायत सचिव को राज्य सरकार मनोनीत करती है। देखिए, मनोनीत का मतलब क्या होता है बच्चों? मनोनीत का मतलब होता है राज्य सरकार नियुक्त करती है, इसका चुनाव नहीं होता है, मन से उसको स्थान दिया जाता है। राज्य सरकार जिसको चाहे उसको पंचायत समिति सचिव बना के उस पंचायत में भेज सकती है, लेकिन मुखिया का और वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, उसको जनता चुनती है। राज्य ये जो सचिव है इसको जनता नहीं चुनती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये देख लिया कि जो ये हमारा पंचायत है इसका गठन कैसे हुआ, इसका संगठन यानी गठन कैसे हुआ। अब इसके कार्य को देख लेते हैं। ग्राम पंचायत है वो कौन कौन से कार्य करती है। ग्राम पंचायत का पहला कार्य होता है गांव में सड़क, नाला, तालाब, शौचालय आदि बनाना। सड़क बनवाने का काम करती है, नाला बनवाने का काम करती है, तालाब और शौचालय बनवाने का काम करती है, उसकी सफाई करवाने का काम करती है, उसका देख रेख करने का काम करती है। दूसरा होता है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इन सब चीज का व्यवस्था करवाती है। वो गांव के बुजुर्गों को और विधवा लोगों को पेंशन देने की व्यवस्था करवाती है। गांव में वृक्षारोपण का कार्य भी चलाती है। पंचायत के विकास के लिए बजट बनाती है, योजना तैयार करती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रोत्साहन देती है, कल्चर प्रोग्राम वगैरह करा के अपनी राज्य, अपने क्षेत्र, अपने इलाके के संस्कृति को, कल्चर को बढ़ाने की कोशिश करती है। जन्म और मृत्यु का विवरण रखती है, यानी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाती है। गांव में रोशनी की व्यवस्था करवाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता के लिए भी योजनाएं बनाती है। ये सारे काम ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं, जो कि मुखिया के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है ग्राम पंचायत की शक्ति को लिखे। ठीक है बच्चों, ग्राम पंचायत की कार्य और शक्ति को लिखे। तो कार्य मैंने तो अभी आपको बताया ना, ये 12 और 21 पूछा गया। कार्य तो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है? सड़कों, नालों, तालाब, शौचालय आदि की व्यवस्था करवाना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन देना, गांव में वृक्षारोपण करना, पंचायत के विकास के लिए बजट और योजना बनाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, मैंने अभी आपको बताया सर। और जन्म तथा मृत्यु का विवरण रखना, गांव में रोशनी की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता के लिए योजना बनाना। किस प्रकार स्वास्थ्य डेवलप होगा, किस प्रकार पंचायत में शिक्षा डेवलप होगी, किस प्रकार स्वच्छता का विकास होगा, इन सब चीजों का योजना बनाने का काम भी कौन करती है बच्चों? ग्राम पंचायत करती है। ये सारे जो है वो ग्राम पंचायत के हम लोगों ने क्या पढ़े बच्चों? कार्य पढ़े। अब इसका शक्ति को भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि ग्राम पंचायत की शक्ति क्या है, ग्राम पंचायत का क्या क्या शक्ति होता है बच्चों। तो देख लीजिए, ग्राम पंचायत की शक्ति के अंतर्गत आता है पहला कि ग्राम पंचायत जो है ना स्थानीय कर लगा सकती है। जो लोकल एरिया है ना उस पर विभिन्न तरह के टैक्स लगाती है, शुल्क लगाती है। टैक्स शुल्क एक ही हुआ, टैक्स कहिए, शुल्क कहिए या फीस कहिए, फीस को लगाती है। यानी ग्राम पंचायत स्थानीय कर, शुल्क या फीस लगाती है, उसको इकट्ठा करती है, ये उसका अधिकार है। यानी स्थानीय कर लगाना, स्थानीय शुल्क लगाना, स्थानीय फीस लगाना और उसको जमा करने का काम भी ग्राम पंचायत को है। उसके बाद वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजना को लागू करती है, सार्वजनिक संपत्ति का प्रबंधन करती है, ये भी उनका अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी ग्राम पंचायत का पहला शक्ति क्या है? स्थानीय कर, शुल्क लगाना, उसको वसूलना। उसके बाद क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाना और सार्वजनिक संपत्ति का प्रबंधन करना, देखरेख करना, वह भी इसका अधिकार है, उसकी शक्ति है। उसके बाद ग्राम पंचायत दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों पे निर्णय भी ले सकती है। ग्राम पंचायत को दीवानी मामला और फौजदारी मामला यानी जमीन का मामला और लड़ाई पीट का मामला, उस पे निर्णय लेने का अधिकार है। और ये निर्णय लेने का अधिकार ग्राम पंचायत की एक शाखा है जिसको हम लोग कहते हैं ग्राम कचहरी, जिसका प्रधान होता है सरपंच, वह लेता है। ठीक है, ग्राम कचहरी भी ग्राम पंचायत की एक ब्रांच है, एक शाखा है। ठीक है, और उसका प्रधान कौन होता है बच्चों? सरपंच होता है। ग्राम पंचायत को स्थानीय बाजारों, मेलों, त्योहारों का प्रबंधन करने और जल संसाधनों का उपयोग और रखरखाव का को विनियमित करने मतलब होता है योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का भी अधिकार है। यानी ग्राम पंचायत स्थानीय बाजार, मेला, त्योहार, इन सब चीजों का प्रबंधन करती है, वहां पर जल की व्यवस्था कराती है और इन चीजों का देख रेख करती है कि वो सही ढंग से चल रहा है कि नहीं है। ये सारे जो है ग्राम पंचायत की शक्तियां हैं बच्चों। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्य क्या है। अभी आप लोगों ने देखा ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी कार्य का जिक्र किया था मैंने।
ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नगर निगम के कार्य। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नगर निगम का कार्य भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 में, 15 में, 21 में और 18 में पूछा गया है। ठीक है। नगर निगम का कार्य क्या है बच्चों? नगर निगम का पहला कार्य होता है नालियों, शौचालयों, ये जो नगर में जो भी नाली है, जो भी शौचालय, उसकी व्यवस्था करवाना, उसका देखरेख करना। नगर नगर में पानी सही से जा रहा है कि नहीं, उन सब चीजों का देखरेख करना, उनका प्रबंधन करना, ये नगर निगम का कार्य है। नगर में कूड़ा करकट और गंदगी की सफाई कराना भी नगर निगम का कार्य है, कि नगर में कहीं कचरा जमा ना रहे, नगर में बेहतर तरीके से सफाई की व्यवस्था हो। ठीक है। कहीं गंदगी जमा ना हो, इन सब चीजों का नियंत्रण करना, इन्हें सफाई करवाना, झाड़ू वगैरह लगवाना, ये नगर निगम का कार्य होता है। पीने के पानी उपलब्ध कराना भी नगर निगम का कार्य है। गलियों और फूलों तथा उद्यानों का सफाई कराना, गली, फूल, उद्यान वगैरह का सफाई करवाना या उसका निर्माण करवाना, गली में सड़क बनवाना, पुल बनवाना, उसकी सफाई करवाना। उद्यान मतलब होता है मार्ग, जो नगर है, नगर में बगीचा वगैरह लगवाना, सार्वजनिक पार्क बनवाना, ये सब इसके काम है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना भी नगर निगम का कार्य है। प्रारंभिक स्तर की सरकारी विद्यालयों और पुस्तकालयों, प्रारंभिक स्तर पर यानी नर्सरी से लेके 1 से लेके 5 तक के सरकारी विद्यालयों का निर्माण कराना, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी बनवाना, अजायब घर यानी म्यूजियम बनवाना, ये सब भी नगर निगम करती है। नगर में आग बुझाने की व्यवस्था करवाने के काम भी नगर निगम के अंतर्गत आता है। शमशान घाट और कब्रस्तान का देखरेख भी नगर निगम करती है, वहां पर सुविधाएं भी नगर निगम प्रदान कराती है। इसके अलावा नगरों में बस चलवाने का काम भी नगर निगम कराती है। नगर में बस चले ताकि लोकल एक्टिविटीज ज्यादा हो। ठीक है। जनगणना करवाने का काम भी नगर निगम करवाती है, कि नगर में लोगों की संख्या कितनी है, ये जनगणना कराने का काम भी नगर निगम करवाती है। खतरनाक व्यापार का रोकथाम करती है, जो कि गैर कानूनी व्यापार है, जिससे लोगों को खतरा है, उनके रोकथाम के लिए नगर निगम प्रबंधन करती है। दुग्धशाला यानी डेयरी फार्म की व्यवस्था भी नगर निगम द्वारा करवाई जाती है। तो ये सारे नगर निगम के कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख ही सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इन सब क्वेश्चन को देख लेना बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 में और 24 में पूछा गया है। भारत की संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता है? देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था की पहली विशेषता है कि भारत में एक लिखित संविधान है, एक कानून की किताब है, और उसी के तहत भारत में सारी चीजें चलती है। कोई भी नियम कानून जो है वो संविधान के अनुसार चलता है, उससे बाहर कोई भी नहीं जा सकता है। यानी भारत के पास एक लिखित संविधान है बच्चों, जो भारत की नहीं बल्कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है बच्चों, और ये चीज भारतीय संघीय व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है। क्या है? कि भारत का अपना संविधान है। ये भारतीय संविधान का एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है। और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। इतना बड़ा संविधान है भारत का, जिसमें 395 अनुच्छेद है। इतना ज्यादा अनुच्छेद वर्ल्ड में किसी भी संविधान का नहीं है। 22 भाग है और 12 अनुसूचियां है। ठीक है। तो भारत का संविधान जो है, जो कि लिखित संविधान है, वो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख विशेषता है। दूसरा है कठोर संविधान। भारत का संविधान काफी कठोर है बच्चों। मैंने कहा ना, कुछ मामलों में लचीला है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत कठोर है, जिसके कारण इसमें सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता है। कोई भी चीज सुधार करना है तो उसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्यसभा सभी में पास करवाना होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जाके उसमें संशोधन होगा। कोई भी छेड़खानी या संशोधन सुधार करना संविधान में आसान नहीं है। इसके संशोधन के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाके भारतीय संविधान का संशोधन होता है। इसलिए मान सकते हैं कि भारत का संविधान कठोर है, और यह भारतीय संविधान के या भारतीय संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता। याद रखिएगा, कोई भी संघीय व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संविधान होता है,
और भारतीय संघीय व्यवस्था में सबसे ऊपर संविधान को रखा गया है। संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है। चाहे कोई भी सरकार हो, उसको सर्वोच्च नहीं समझा जा सकता है। सरकार के ऊपर भी कौन है? संविधान है। सरकार भी संविधान के अनुसार काम करेगी। ठीक है बच्चों, किसी भी सरकार को सर्वोच्च नहीं मान सकते हैं। कोई भी पूछा जाए सबसे ऊंचा पद भारत में किसका है? संविधान का है। भारत का संविधान सरकार पर भी अंकुश लगा के रखती है, यानी सरकार को भी डिक्टेटर तानसा बनने नहीं देती है। ये भारत के संविधान की तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता क्या समझते हैं बच्चों? दोहरी शासन व्यवस्था। भारत की शासन प्रणाली दोहरी है। कैसे है? तो यहाँ पर शासन जो है ना, केंद्र और राज्य के बीच बांट दिया गया है। नागरिकता एकल है, देखिएगा, लेकिन शासन प्रणाली दोहरी है। केंद्र और राज्य के बीच हमारे यहाँ शक्ति का बंटवारा कर दिया गया है। दोनों सरकार अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकते हैं। केंद्र अपने क्षेत्र से अपने स्तर पर काम करता है, राज्य अपने क्षेत्र में अपने स्तर पर काम करता है। ठीक है बच्चों, दोनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में का एक और मुख्य विशेषता है कि यहाँ की न्यायपालिका जो है बच्चों क्या है? स्वतंत्र है। भारतीय संविधान की न्यायपालिका स्वतंत्र है बच्चों। न्यायपालिका स्वतंत्र है भारत का संविधान का। न्यायपालिका पर न केंद्र और राज्य किसी को का कोई दबाव नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र है अपने फैसले को लेने के लिए, और न्यायपालिका केंद्र तथा राज्य दोनों के अधिकारों को ध्यान में भी रखती है। यह नहीं देगा, यह नजर रखती है कि केंद्र तानसा तो नहीं बन रहा, केंद्र राज्य को दबाने तो नहीं दे रहा। केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद का फैसला भी न्यायपालिका करती है, उसका निपटारा भी न्यायपालिका करती है। यानी न्यायपालिका जो है भारत का वह बिल्कुल स्वतंत्र है। उस पर ना केंद्र का दबाव है ना राज्य का। न्यायपालिका केंद्र और राज्य दोनों के बीच विवादों को देखती है और उसको सुलझाने की कोशिश करती है, उसका निपटारा करती है। वो उस केंद्र और राज्य के बीच विवादों को पूरी तरह से सॉर्ट आउट करती है, ताकि केंद्र जो है वह मनमानी ना कर सके और राज्य जो है अपने आप को कमजोर ना समझे। उसके बाद भारत में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है बच्चों। किसी एक को भारत में तानसा नहीं बनाया गया है, किसी एक के हाथ में पूरी शक्ति नहीं दी गई है। यानी भारत के संविधान में शक्ति का बंटवारा करने के लिए संविधान में 3 सूची बनाई गई है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन 3 सूची के तहत शक्तियों को बांट दिया गया है। संघ सूची में उन विषयों को रखा गया है जो केंद्र के अंदर है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, उसको संघ सूची में रखा गया है। और इसमें 97 विषय रखे गए हैं। राज्य सूची में उन विषयों को रखा गया है जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। किसको है? राज्य के पास है। राज्य सूची में उन विषयों को रखा गया है जिसका अधिकार राज्य के पास है। और राज्य सूची में 66 विषय रखे गए हैं। कितने रखे गए बच्चों? 66। केंद्र में 97 और राज्य में 66 विषय को रखा गया है। ठीक है। और समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा गया है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। और टोटल 47 विषय समवर्ती सूची में रखे गए हैं। केंद्र संघ सूची में वह कानून, वह विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र को है, और इस पे 97 विषय है। राज्य सूची में वह विषय जिसपे कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है, इस पे 66 विषय। और समवर्ती सूची में वह विषय जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है, इसमें 47 विषय को रखा गया है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन को। ग्राम कचहरी होगा, कचौरी लिखा गया, खाने वाला चीज लिखा गया बच्चों। ग्राम कचहरी, कचौरी मत समझिएगा, ठीक है, ग्राम कचहरी। ठीक है, ग्राम कचहरी की शक्तियों को लिखने के लिए बताया गया है और इसका गठन कैसे होता है, ये 16 और 22 में पूछा गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत का ही एक अंग है, और जैसे ग्राम पंचायत का गठन होता है सेम उसी तरह ग्राम कचहरी का भी गठन होता है। यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक न्यायिक व्यवस्था होती है, एक कोर्ट होता है, एक न्यायालय होता है जिसका फैसला करना, जिसका काम फैसला करना होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं ग्राम कचहरी।
प्रत्येक पंचायत में जो न्यायिक व्यवस्था होती है उसे हम लोग ग्राम कचहरी कहते हैं, और ग्राम कचहरी का प्रधान को सरपंच कहते हैं। इसका चुनाव भी मुखिया की तरह ही होता है। प्रत्येक 7,000 की आबादी में एक सरपंच को चुना जाता है। जैसे 7,000 की आबादी में एक मुखिया को चुना जाता है, कम से कम यहाँ कम से कम 7,000 की आबादी में एक मुखिया को चुना जाता है। उसी तरह उसी स्थिति में उसी वार्ड में उतने ही क्षेत्र में एक सरपंच को भी चुना जाता है। और प्रत्येक 500 की आबादी में एक वार्ड बनाए जाते हैं, वार्ड से पंच को चुना जाता है और पंच अपने में से एक सरपंच चुनते हैं। लेकिन अब सरपंच का चुनाव भी बच्चों सीधे होने लगा, वयस्क मताधिकार के द्वारा होने लगा। पहले सरपंच को पंच मिलकर अपने में से एक चुनते थे, बट अब सीधे 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग पंच को भी वोट देते हैं, सरपंच को भी वोट देते हैं। और सरपंच की मदद के लिए न्याय मित्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है और एक सचिव को सरकार मनोनीत करती है सरपंच की मदद के लिए। न्याय मित्र जो है वो एक तरह का राजनीतिक सलाहकार होता है जो कानून के बारे में सरपंच को बताता है, क्योंकि सरपंच तो लो पढ़ के नहीं आया, कानून की जानकारी उसको नहीं है। कानून की जानकारी न्याय मित्र को है, क्योंकि वो लो पढ़ के आते हैं, कानून को पढ़ के आते हैं, एक वकील की तरह होते हैं जो सरपंच को सलाह देते हैं। तो सरपंच का राजनीतिक सलाहकार होता है कौन? न्याय मित्र। उसके अलावा एक सचिव की भी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ग्राम कचहरी में एक सचिव भी होता है बच्चों, जो सरपंच के कागजातों की देखभाल करता है। तो ये हमने देखा ग्राम कचहरी का गठन। अब हम लोग ग्राम कचहरी की शक्ति देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सरपंच यानी ग्राम कचहरी का जो अध्यक्ष होता है सरपंच, वह दीवानी यानी जमीन का मामला, फौजदारी मारपीट का मामला, दोनों का मुकदमा का फैसला कर सकती है। वह 3 महीने तक का अधिक से अधिक कारावास भी दे सकती है वह, और जुर्माना भी वह 1,000 तक का जुर्माना लगा सकती है। किसमें? फौजदारी मामले में, मारपीट के मामले में 3 महीने तक का सजा दे सकती है। लेकिन अब वह 3 महीने से घटाकर 15 दिन कर दिया गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हालांकि आप 3 महीना भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और वह फौजदारी मामले में 1,000 रुपए तक का जुर्माना कर सकती है। और दीवानी मामले में वह, जमीन के मामले में वह 10,000 रुपए तक के विवाद की सुनवाई कर सकती है। ये सरपंच का कुछ अधिकार और उसका अधिकार क्षेत्र है जिसके अंतर्गत वह काम करती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? नगर निगम की आय का साधन क्या है? ठीक है, आय का साधन, रिवेन्यू का सोर्स क्या है? नगर निगम को कैसे आमदनी होती है जिससे वो नगर का खर्च कराता है, खर्च को चलाता है। ये 2012, 2015, 2022 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, नगर निगम की आमदनी का पहला साधन है संपत्ति कर। संपत्ति मतलब जमीन जायदाद और मकान पर वो कर लगाती है, और उससे जो आमदनी होता है उससे वो नगर का विकास करती है। व्यवसाय कर, नगर में होने वाले जो व्यापार होते हैं, जो व्यवसाय होते हैं, उन पर वो कर लगाती है। शिक्षा पर कर लगाती है, जल आपूर्ति पर कर लगाती है, सफाई कर लगाती है, मनोरंजन कर लगाती है। जैसे मान लीजिए कोई मीना बाजार, सर्कस वगैरह आ गया तो वह ग्राम पंचायत उससे नगर निगम उससे पैसा वसूलती है, और वह पैसा जो है नगर के विकास में यूज किया जाता है। उसके अलावा वह विज्ञापन पर भी कर लगाती है। जो होल्डिंग वगैरह, जो बैनर वगैरह आप लोग नगरों में टंगा हुआ देखते हैं, जो टंगा हुआ बैनर रहता है उस पर भी वह पैसा लेती है। वाहन और पशु का भी कर लगाती है, पशु पर भी कर लगाती है। पशु वगैरह बिकने आता है बाजार में तो वो उस पर टैक्स वसूलती है, जानवर वगैरह भी बिकने आते हैं। ठीक है, रिक्शा और घोड़ा गाड़ी पर भी वो टैक्स लगाती है। और सबसे मेन है, राज्य सरकार द्वारा उसको हर साल कुछ अमाउंट मिलता है, राशि मिलता है, अनुदान मिलता है। वह अनुदान भी उसके आमदनी का साधन है। तो इस तरह करके हम लोग देखते हैं कि नगर निगम जो है विभिन्न तरह से आमदनी कमाती है। ठीक है, आमदनी उनको होता है जिससे वो नगरों का विकास करती है। ठीक है बच्चों, इस तरह करके टोटल 11 क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। तो मैंने 7 क्वेश्चन तो आप लोगों को समझा दिया बच्चों, 7 नहीं 6 समझाया है। ये हम 7वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बच्चों। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के मूल्यों के संवर्धन में किस प्रकार सहायक है? यानी क्वेश्चन कर रहा है, जो संघीय व्यवस्था है, संघ सरकार है, वो राष्ट्र की एकता को कैसे बना रख सकता है,
राष्ट्र की एकता को बढ़ाने में किस प्रकार वो अपनी भूमिका निभाता है। ये क्वेश्चन 23 में और 24 में पूछा गया। तो याद रखिएगा, संघीय सरकार ना बच्चों राष्ट्र की एकता को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है? क्योंकि संघीय सरकार में शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। शक्ति किसी एक के पास नहीं रहती है, शक्ति को केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक राज्य को अपने विशेष आवश्यकताओं और समस्याओं को हल करने के लिए स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, अगर राज्य को स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, केंद्र के हाथों में सब चीज रहेगा, तो राज्य अपने आप को कमजोर समझेगा और उस कमजोर समझने के कारण कहीं ना कहीं राज्य का केंद्र से तनाव बढ़ जाएगा। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में यह बात क्लियर है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा कर दिया गया है। प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं को हल करने की स्वतंत्रता दी गई है। वह अपने अनुसार, अपनी सोच के अनुसार अपनी समस्याओं का हल निकाल सकता है, जिससे कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच मजबूती बढ़ती है, देश में एकता बढ़ती है, और यही राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बेहतर है। नहीं तो अगर किसी राज्य को इग्नोर किया जाएगा तो वो बोलेगा मैं अब देश से अलग हो जाऊंगा, मुझे अलग कर दीजिए, तो इस तरह के विवाद हो सकता है। लेकिन सबको शक्ति दे दी गई है, तो सब अपने अपने स्तर पर बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। विविधता का सम्मान। देखिए, हमारे यहाँ जो ना विभिन्न राज्य में अपनी अलग संस्कृति है, हर राज्य का अपना संस्कृति है, अपना भाषा है, अपनी परंपरा है, और इसको बनाए रखने की अनुमति हमारे संघीय व्यवस्था में दी गई है। सभी को एक दूसरे की परंपराओं का, एक दूसरे की भाषा का सम्मान करने के लिए हमारे संघीय व्यवस्था में कहा गया है। यानी हमारे संघीय व्यवस्था विभिन्न संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बनाए रखने में मदद करती है, बनाए रखने की व्यवस्था करती है। किसी भी भाषा क्षेत्र को दबाने की कोशिश नहीं की गई है। सभी को अपने अपने क्षेत्र के विकास और भाषा के विकास और परंपराओं के विकास का अधिकार दिया गया है। यानी सबकी परंपराओं का हमारे संघीय व्यवस्था में सम्मान होता है। ठीक है बच्चों, जिसके कारण कहीं ना कहीं एकता बढ़ती है, और एकता बढ़ने से संघीय व्यवस्था मजबूत होती है। चौथा है सहयोग और समन्वय। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। सबका अपना अलग अलग काम बांटा हुआ है, और किसी भी मुद्दे पर दोनों मिलकर काम करते हैं, जिससे दोनों के बीच सहयोग की भावना बढ़ती है, समन्वय बढ़ता है, आदान प्रदान बढ़ता है, मेल मिलाप बढ़ता है, और ये राष्ट्र की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद भी करता है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट होगा, गलती से चौथा लिखा गया। ठीक है, और ये होगा चौथा, स्थानीय स्वशासन। संघीय व्यवस्था की सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है, पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन की सरकार को भी शक्तियां दी गई है कि वह अपने स्तर पर समस्याओं का समाधान कर सकता है, अपने स्तर पर वह स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकता है। और कहीं ना कहीं जब लोकल लोगों तक पॉलिटिक्स की जानकारी पहुंचने लगती है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वह भी राष्ट्र की समस्याओं को समझते हैं, सुनते हैं और उससे अवगत होते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। तो स्थानीय स्वशासन भी भारतीय संघीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए कौन कौन से प्रावधान है। यानी भारतीय संविधान में कौन सी बातें लिखी गई है जो यह बताता है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो देखिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए निम्न बातें बताई गई है, निम्न प्रावधान है। पहला, सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। भारतीय संविधान में स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी अपने अपने धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है। संविधान में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। जैसे श्रीलंका में सिंहली बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म बना दिया गया है, पाकिस्तान में इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म बना दिया गया है, वैसे भारत के संविधान में किसी को भी राष्ट्रीय धर्म या राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया। यानी सभी धर्म जो है संविधान है, सभी धर्म जो है समान है। संविधान निकल गया मुझसे, सभी धर्म भारतीय संविधान में समान है।
धर्म जो है इसके आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कानून के नजर में सभी धर्म समान है। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सभी को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। सभी अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म को फैला सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए बिना दूसरे धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं बट दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। आप कहिए ना मेरा धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि उसका धर्म खराब है। आप अपने धर्म को अच्छा बताइए, लेकिन किसी दूसरे धर्म की बुराई आप नहीं कर सकते हैं। अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए बिना। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी भारत के जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जाने का प्रावधान है। और इन सब बातों से पता चलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वो सभी धर्मों को समान समझता है, क्योंकि सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। कानून की नजर में सभी धर्म समान है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी को अपना अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और शिक्षण संस्थाओं को धर्म से अलग रखा गया है। शिक्षण संस्थाओं में किसी भी धर्म को पढ़ाने का अधिकार नहीं दिया गया। धर्म के आधार पर कोई शिक्षा देने की बात नहीं की गई है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन है टोटल, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। इससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है बच्चे। सोच सकते इतना टाइप करना, उसके बाद पढ़ाना, वो भी 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो बनता है, कितना मेहनत लगता होगा। तो बस आपका सब्सक्राइब और लाइक ये हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। यही हमारा मेहनत आना है बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? न्यायपालिका का संघीय व्यवस्था में क्या रोल है? तो देखिए, संघीय व्यवस्था में ना न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण यानी अहम भूमिका निभाती है। जैसे पहला क्या है, न्यायपालिका संविधान की व्याख्या और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी न्यायपालिका संविधान का व्याख्या करता है और उसकी रक्षा करता है। वही सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून या सरकारी कार्रवाई संविधान के अनुरूप हो रही है कि नहीं। क्योंकि न्यायपालिका ही बताता है कि कोई भी काम संविधान के अनुसार हो रहा है कि नहीं, कोई गलत तो नहीं कर रहा है, किसी पे अन्याय तो नहीं हो रहा है। ये सारे निर्णय लेने का काम कौन करती है? न्यायपालिका करती है। वही तय करती है कि कोई कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, या कानून या सरकारी कार्रवाई जो है वह संविधान के अनुसार हो रही है कि नहीं। कहीं ऐसा तो है कि सरकारी तामसा बन रहा है। इन सब चीजों का देखरेख न्यायपालिका करती है। दूसरा है, जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। ठीक है, और जिसके कारण कभी कभी केंद्र और राज्य के बीच पड़ता नहीं है। उनमें हमेशा विवाद और उलझन समस्याएं होती रहती है, उनमें तनाव होता रहता है, वे लड़ते रहते हैं। और उन विवादों को सुलझाने के लिए न्यायपालिका ही आगे आती है। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवाद को न्यायपालिका सुलझाती है बच्चों। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि न्यायपालिका केंद्र और राज्य के बीच विवादों को निपटाने में भी अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला है, न्यायपालिका किसी भी दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष काम करती है। न्यायपालिका में कोई दबाव नहीं है। न्यायपालिका ना मुख्यमंत्री का ऑर्डर मानता है, ना प्रधानमंत्री का ऑर्डर मानता है। इसीलिए न्यायपालिका पर जनता का भरोसा बना रहता है। अगर वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के दबाव में काम करेगा तो जनता का भरोसा उस पर से उठ जाएगा। और हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका उस स्थिति में स्वतंत्र नहीं होती है, वह गुलाम होती है। किसका? ऊंचे पदों के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका। लेकिन भारत के संविधान में यह कह दिया गया है कि न्यायपालिका दबाव से मुक्त है, वह निष्पक्ष रूप से काम कर सकती है। ठीक है बच्चों, चौथा पॉइंट क्या है, न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की रक्षा भी करती है। जो नागरिक को 6 अधिकार दिए गए हैं ना, उन 6 अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका ही करती है। अगर नागरिक को लग रहा है कि उनके अधिकार का हनन हो रहा है तो वह ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। यदि कोई नागरिक अधिकारों का हनन करता है
तो न्यायपालिका उसे उचित न्याय दिलाने का काम करती है। अगर आपको लगे कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा तो आप इजीली न्यायपालिका की शरण में जाइए, 100% न्यायपालिका आपको न्याय देगी। ठीक है, अगला है न्यायपालिका जो है ना, वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण में रखती है। आपको मालूम होता है सरकार के 3 काम होते हैं। क्षैतिज स्तर पर सरकार का विभाजन कार्यपालिका यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में किया गया है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। ठीक है, और इसकी देखरेख कौन करती है? न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका देखती है कि विधायिका और कार्यपालिका का काम जो है सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। कहीं विधायिका और कार्यपालिका तो मनमानी नहीं कर रही है, यानी उस पर कंट्रोल रखने का काम भी न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर कंट्रोल भी रखती है। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं। ये 2025 में इसी साल पूछा गया है। ठीक है, नगर निगम के प्रमुख अंग क्या है? तो याद रखिएगा, नगर निगम के प्रमुख अंग निम्न है: नगर निगम परिषद, महापौर, नगर आयुक्त और ये विभाग। ये जो है ये 4 प्रमुख अंग है नगर निगम के। इनकी विवेचना करने के लिए कहा गया है। तो देखते हैं, नगर निगम का पहला अंग होता है नगर निगम परिषद। ठीक है, यह नगर निगम का मुख्य निकाय है। सबसे प्रमुख अंग नगर निगम परिषद है। जितने भी नगर निगम के मेंबर होते हैं सब इसके सदस्य होते हैं, जिसमें निर्वाचित पार्षद होते हैं यानी चुने गए पार्षद होता है, और इसी के अंतर्गत मुख्य पार्षद भी आते हैं। ठीक है, निर्वाचित जिसको इलेक्शन के द्वारा वोट के द्वारा चुना जाता है, जो जनप्रतिनिधि है जिनको सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा चुना जाता है, वो सभी नगर निगम परिषद के मेंबर होते हैं। और यही परिषद नीतियां बनाती है, बजट पारित करती है और प्रशासन यानी सरकार चलाने का काम करती है। तो निगम परिषद जो है वह नगर निगम का मुख्य अंग होता है। इसमें सभी निर्वाचित पार्षद होते हैं, मुख्य पार्षद होते हैं। मुख्य पार्षद तो एक ही होता है, उप मुख्य पार्षद होता है जो नीतियां बनाती है, नगर के लिए बजट पारित करती है और प्रशासन यानी कानून को चलाने का काम भी करती है। उसके बाद महापौर जो आपका नगर निगम है या नगर निगम परिषद जो है उसका अध्यक्ष होता है। महापौर निगम परिषद का अध्यक्ष होता है और शहर का पहला नागरिक महापौर होता है। शहर का पहला नागरिक कौन होता है बच्चों? महापौर होता है। वही बैठक की अध्यक्षता करता है, बैठक बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है और शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका महापौर निभाता है। यानी महापौर ही शहर का विकास कैसे होगा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो नगर है, नगर का मेन अध्यक्ष पहला नागरिक कौन होता है? महापौर होता है। इसको हम लोग मेयर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है नगर आयुक्त। नगर आयुक्त नगर निगम का कार्यकारी प्रमुख होता है। ये मनोनीत किया जाता है, इसको सरकार नौकरी देती है, सरकार के द्वारा यह चुने जाते हैं, इनको मनोनीत किया जाता है। वह निगम के कामकाज जैसे सफाई करना, पानी की आपूर्ति करना, सड़कों का रखरखाव करना, ये सब ये करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसका चौथा अंग होता है विभाग। नगर निगम में कुछ विभिन्न विभाग भी होते हैं। नगर निगम के कुछ मुख्य विभाग भी होते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है, शिक्षा विभाग शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, जल विभाग जल के क्षेत्र में काम करती है। ये सब अपने अपने क्षेत्र में विशेष काम करती है। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग विभाग नगर निगम में बनाए जाते हैं। इन अंगों के अलावा नगर निगम में कई तरह की समितियां भी होती है। विभागों के अलावा कई तरह की समितियां भी होती है जो इन विभागों के कार्यों की देखरेख करती है। जैसे कि स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य में हुए विकास के कार्यों की देखरेख करती है। शिक्षा समिति शिक्षा में हुए विकास के कार्यों की देखरेख करती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा चौथा पॉइंट था। अब हम लोग ये अंतिम और फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हमारा ये वीडियो समाप्त होने वाला है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। यानी बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में महिला का क्या योगदान है उसको समझाना है। याद रखिएगा, बिहार में महिलाओं की सहभागिता पंचायती राज व्यवस्था में मुख्य रूप से देखने को मिलती है।
क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाओं की सहभागिता बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ही है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन में यानी पंचायती राज व्यवस्था को ही हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं, उसमें महिलाओं की अहम भूमिका है। जब संविधान में 73वां संशोधन हुआ था बच्चों, तो 73वां संशोधन करके, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक मान्यता मिली थी महिलाओं को। 73वां संशोधन करने के बाद पंचायती राज व्यवस्था में, संविधान में 73वां संशोधन हुआ था, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता दी गई थी। पंचायती राज व्यवस्था लीगल 73वें संशोधन के बाद हुआ था, और उसी समय उसी 73वें संशोधन में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 100 में 33 महिला सीट रहेगा, ये व्यवस्था की गई थी। बट 2006 में इसको 50% कर दिया गया। 2006 में इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 50% कर दिया गया। और ये याद रखिएगा, इस चीज को करने वाला पहला राज्य बिहार है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण रूपी कवच की प्राप्ति होने के कारण कहीं ना कहीं महिलाओं में राजनीतिक चेतना बढ़ी है, महिलाओं की भूमिका पॉलिटिक्स में बढ़ी है, महिला पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों, इससे हम लोग तो मोटिवेट होते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।